हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो हम आप सभी को कंसिस्टेंटली कॉम्प्रिहेंसिवली जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आई होप कि आप भी अपनी ओर से आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और ये जो भी पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप उससे डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसमें इस डिस्कशन में इसका जो समरी है प्लस इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से पॉइंट में आपको ध्यान देना है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन चल रहा है और जो कोर्सेज है वो आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रश कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और जो मोड होगा हमारा क्लास का वो बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होगा। तो जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं वो हमारा ऑनलाइन कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। ये अवेलेबल होगा आपका एक्जिया एकेडमी जो ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा तैयार किया जाता है एनसीईआरटी और आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और इसी के साथ जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी रहेगा। तो फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं जो भी आर्टिकल है वो कैसे रेलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। तो ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है अभी तक ये पास नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही पास होके ये आपका लॉ में तब्दील हो जाएगा और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपका 2026 1 अप्रैल से होगा। तो इसीलिए लगभग एक साल दिया जाएगा कि जो भी आपके टैक्स पेयर है, टैक्स एसेसर है, एडमिनिस्ट्रेशन है और लीगल एक्सपर्ट है टैक्स के ऊपर, वो सभी इसको अच्छी तरह से साल भर में जान सके। तो अभी क्या है, हम जब से ये बिल आया है, टेबल्ड हुआ है पार्लियामेंट में बाय फाइनेंस मिनिस्टर, तब से लेकर आज तक कम से कम 10 आर्टिकल कवर किए हैं। इस 10 आर्टिकल में हमने आपको डिफरेंट आर्टिकल में ये समझाने की कोशिश की है कि पहला जो हमारा जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था, जो 19 आपका 61 का जो टैक्सेशन लॉ था, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, तो अ, उसमें कैसे आपकी जो भी लैंग्वेज थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस नहीं था, जो टैक्स पेयर्स थे उनका हैरासमेंट होता था बाय टैक्स अथॉरिटीज़। तो उन चीज़ों में सहूलियत लाने के लिए, उन चीज़ों में ईज़ लाने के लिए और सहज बनाने के लिए ये नया आपका इनकम टैक्स एक्ट आने जा रहा है। तो अभी इसमें जो भी चेंजेस है, ओके, उसको पहले हमें समझना होता है। उसके बाद जो पास्ट के चैलेंजेस थे उसको इसने कैसे एड्रेस किया और फ्यूचर में इसके क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि जब एक लॉ आता है पुराने लॉ को रिप्लेस करते हुए, तो जो पुराने लॉ में जो खामियां रहती है उसको मिटाने के लिए ही नया लॉ लाया जाता है। और जो आपका टैक्स गवर्नेंस है उसमें आपका और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ईज लाने के लिए ये सभी चीज़ें की जाती है। लेकिन अभी दिक्कत इसमें यह है कि आपका जो क्रिटिक्स है न्यू टैक्स लॉ का, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो भी चेंजेस आया है इसमें वो बहुत ही कॉस्मेटिक है या फिर आपका रीमॉडलिंग है, कोई फाउंडेशनल चेंज वैसे खास नहीं आया है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो ये आर्टिकल समझने से पहले हमें क्या है, जो आपका टैक्सेशन रिलेटेड जो फिलोसफी है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टैक्सेशन जो है वो क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है बिटवीन आपका स्टेट एंड पॉपुलेशन। तो स्टेट क्या करती है, आपका जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को पावर देंगे, ओके, और गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे स्टेट को रन करेगी। तो स्टेट को रन करने के लिए, स्टेट में सोशल जस्टिस इंश्योर करने के लिए टैक्सेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया एक फिलोसफी। दूसरा हो गया यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी। तो ये क्या क्या कहता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर लाने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी और उसके लिए क्या किया जाएगा, आपका टैक्स लेवी किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। उस टैक्स मनी से आपके
सोशल वेलफेयर पॉलिसीज ली जाएंगी ताकि सोसाइटी में क्या किया जा सके, आपका इक्विटी लाया जा सके थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनके ऊपर क्या करेगा, टैक्स लगाया जाएगा। जो कम पैसे लगाते हैं उनके उनके ऊपर या तो टैक्स नहीं होगा या कम टैक्स होगा। तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्स है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, जो पैसे हैं वो चंद लोगों के पास एक्यूमुलेट नहीं होंगे और उन पैसों से आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और टैक्स के ज़रिए आपका सोसाइटी में सोशल सर्विस दिया जाएगा या फिर देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आपका ये हो गया इसका फिलोसफी। फिर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया क्या है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में टैक्सेशन कब आया था, 1860 में। क्यों आया था, क्योंकि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसमें बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उसी को मीट करने के लिए आपका जब आपका डायरेक्ट रूल आ गया था क्राउन का 1857 के बाद, तो ये टैक्सेशन लगाना चालू किया था। ये कॉन्सेप्ट 1860 के बाद आ गया था बाय जेम्स विल्सन। और उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आया 1922 और ये एक्ट आपका इन्फोर्स रहा अप टू 1961 जब तक ये नया इनकम टैक्स एक्ट नहीं आ गया। तो जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसने रिप्लेस किया था 1922 के एक्ट को। और अभी जो एक्ट आ रहा है, जो टैक्स बिल आने वाला है, जो टैक्स एक्ट आने वाला है, अभी तो बिल के फॉर्म में है, तो ये रिप्लेस करेगा किसको, टैक्स एक्ट 1961 को। तो ये चीज़ें भी आपको दी गई है ताकि आप टैक्स के बारे में एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ले सके। अभी सिर्फ इसके बारे में ये जो इसमें जो कहा गया है, लिटिल हैज़ चेंज इन द इनकम टैक्स बिल, तो ये इसमें क्रिटिसिज्म है इनकम टैक्स बिल का। तो इन फ्यूचर जब क्वेश्चन पूछेगा आपका क्या चेंजेस लाया गया, उसमें क्या आपके लेक्यूनस रह गए हैं, तो वो चीज़ें आपको सुझाव देनी पड़ेंगी आने वाले समय में, आने वाले एग्जाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग, नया इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल आएगा उसमें पॉजिटिव टोन में आएगा, कभी कभी नेगेटिव टोन में आएगा। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टोन को समझना है। और एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपको पॉजिटिव टोन में पूछा गया तो आपको पॉजिटिव लिखना है, उसके साथ थोड़ा नेगेटिव जो इसका है बिल का वो डालना है। और अगर नेगेटिव टोन में पूछा गया तो नेगेटिविटी को दर्शाते हुए आपको पॉजिटिव टोन डालना है, क्योंकि मेरिट्स डिमेरिट्स ये पूछे जाते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या क्या चेंजेस आए, क्या चैलेंजेस हैं, इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो ये आपको आप अच्छी तरह से सुझाव दे सकेंगे। ओके, तो इसी के साथ इसमें जो भी पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्यों दिया है, इसका ऑप्शन नहीं दिया, ये समझने के लिए दिया है कि टैक्स के ऊपर, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इसको पहले आपको समझना होगा। तो टैक्सेशन आपको समझाया, फिर आपको डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, लैंड रेवेन्यू जो पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। फिर 2019 में भी टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो बजट से फ्रेम की जाती है। तो बजट में टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ें भी डिस्कस होती है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन सभी चीज़ों को आपको बारीकी से पढ़ना होगा। फिर आपका नेक्स्ट है एग्जामिन द रोल ऑफ टैक्सेशन इन रिड्यूसिंग इनकम इन इक्वालिटी, ये मेंस में पूछा गया था। तो इनकम इनइक्वालिटी दूर करने में टैक्सेशन का क्या रोल है। फिर आपका व्हाट आर दी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग अ सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम इन इंडिया, ये 2019 में आया था, क्योंकि जो पुराना टैक्स आपका लॉ है उससे टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स टेररिज्म बढ़ रहा था। तो ये टर्म्स कॉइंड हो रहे थे, टैक्स हैरेसमेंट, टैक्स टेररिज्म। तो इससे पता चल रहा था कि जो पुराना टैक्सेशन लॉ है 1961 का, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो उसको सिंप्लीफाई तरीके से बनाना है, ईज ऑफ टैक्सेशन लाना है। तो इसीलिए क्या किया गया है, नया लॉ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला इसमें इसी के साथ वे फॉरवर्ड में आपको पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है, जो भी एम्बिग्विटीज़ है उसमें क्लैरिफाई लाना है। तो पास्ट का लॉ में एम्बिग्विटीज़ थी, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ही नया लॉ लाया गया है। लेकिन नए लॉ में भी क्या है, एम्बिग्विटीज़ रह सकती है, तो उनको भी फर्दर क्या करना पड़ेगा, आपका रिफॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एंश्योर प्राइवेसी प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी जो नया लॉ है उसमें आपका डिजिटाइजेशन को भी एंश्योर किया गया है, टैक्सेशन में आईसीटी को आपका इन्वॉल्व किया गया है। तो उससे क्या होगा, प्राइवेसी वायलेट होगा। तो हम
पुट्टास्वामी जजमेंट को इसमें कोट कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, कैपेसिटी बिल्ड करना है, जो टैक्सिंग अथॉरिटी है उनका जो कैपेसिटी है वो भी बिल्ड करना जरूरी है, उनको नए प्रोविजंस को समझने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। फिर टैक्स पेयर्स को एजुकेट करना है, तो अवेयरनेस कैंपेन्स। तो ये सभी चीज़ों को वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डबल ट्रबल। तो ये स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हाल ही में उन्होंने ये करना चाहा है कि आपका जो हमारा इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें आधार को लिंक करने के बारे में कहा जा रहा है। तो इसीलिए ये आर्टिकल कहता है डबल ट्रबल। तो अभी इलेक्शन आपका जो हमारा कार्ड होता है आइडेंटिटी कार्ड, तो उसमें जब आधार को आपका ऐड किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो डुप्लीकेशन है, इलेक्टोरेट जो डुप्लीकेशन होता है उसको दूर किया जा सकता है। जो वोटर डुप्लीकेशन होता है, इम्पर्सोनेशन होता है, उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र के पोल में आपका थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई थी कि 6 महीने के अंदर आपके वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इतने वोटर्स कैसे बढ़ गए, तो उसी के रिगार्डिंग एक कंसर्न आ गया था। तो तभी क्या है, जो हमारा वोटर लिस्ट है उसमें आपका ट्रांसपेरेंसी रहे, उसमें इंटीग्रिटी रहे, उसी के लिए ये आर्टिकल उसी के बारे में बात करता है। तो इससे अभी क्या हो जाता है, आपको इसका पूरा फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले समझना जरूरी हो जाता है कि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी का। तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 324, जिसके तहत आपका इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया जाता है, जो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, ताकि आपका इलेक्शन में फेयरनेस रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और अकाउंटेबिलिटी रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारी डिटेल्स दी गई है कि आपका कैसे इवोल्यूशन हुआ इलेक्टोरल पॉलिसीज इन इंडिया। तो 1951 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसको आपका पास किया गया। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या है, इलेक्शन के जो आपके पूरे प्रोसीजर है उसको मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट रहेंगे उसके उनके क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, कौन से ग्राउंड में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को भी 1951 के जो लॉ है उससे पावर मिलता है कि वो इलेक्शन के शेड्यूल ये सभी चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे। और उसी के बाद आपका देख सकते हैं 1950 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ अंडर आर्टिकल 324। उसके बाद ईपी का आया, इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड 1990 टू कर्ब वोटर इम्पर्सोनेशन। तो अभी क्या है, आधार इंटीग्रेशन के बारे में कहा गया 2018, और अभी तक इसमें क्या डिस्कशन चल रहा है। तो अभी जो हमारा फ्रॉड देखा जा रहा है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस देखा जा रहा है वोटिंग में, और डुप्लीकेट वोटर आईडीज देखे जा रहे हैं, तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए आधार को इंटीग्रेट करने के बारे में कहा गया है। क्योंकि आधार में क्या होती है, बहुत डिटेल्स रहती है, स्पेशली आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स एंड डेमोग्राफिक डिटेल्स रहती है। एक इंसान का एड्रेस उसमें रहता है, और उसके जैसे आपके रेटिनास हो गए, ओके, फिंगरप्रिंट्स हो गए, ये सभी रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो वोटर आईडी है उसमें डुप्लीकेशन को कम करने के लिए ये सभी चीजें इंश्योर की जा रही है। लेकिन अभी इसमें कंसर्न ये आ रहा है कि आपका ये जो इतने सारे बायोमेट्रिक डिटेल्स है, डेमोग्राफिक डिटेल्स है, जो हमारे डेटाबेस में लोडेड है आफ्टर 2016 जब से आधार आया, तो इन चीजों को लेके एक प्राइवेसी कंसर्न भी रह सकता है। और इसी के साथ क्या है, बहुत लोगों के आपके आधार कार्ड भी नहीं है, तो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो वोटर्स है उनके जो वोटिंग राइट है, कि राइट टू वोट है अंडर आर्टिकल 326, तो वो वायलेट हो सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग बाकी सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आधार को क्यों लाया जा रहा है, ताकि जो आपका ईपिक डी डुप्लीकेशन प्रोसेस है उसको कम किया जा सके।
और इसी के साथ आपका वे फॉरवर्ड में कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी स्ट्रेंथनिंग ऑफ ईसीआई पावर, एडहेरेंस टू प्राइवेसी जजमेंट जो पुट्टास्वामी का जजमेंट है 2017। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं और प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, रीमॉडलिंग द यूएई इंडिया एविएशन पार्टनरशिप। तो अभी ये जो मुद्दा है इसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि आज के समय पे जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है उसके पीछे कनेक्टिविटी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, और उसमें भी आपका आईसीटी के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एविएशन सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि एविएशन सेक्टर की वजह से ही लोग एक कोने से दूसरे कोने में, एक देश से दूसरे देश में, वो चाहे आपके सामान हो या फिर पीपल हो, उसको एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो अभी इंडिया यूएई के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। आप अगर डिप्लोमेटिक टाइज देखें, इकोनॉमिक टाइज देखें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप देखें, या फिर एनर्जी के सेक्टर में देखें, या फिर आप डायस्पोरा के सेक्टर में देखें, तो अभी इंडिया के पॉपुलेशन सिर्फ वेस्ट और यूएसए के नेशंस में ही माइग्रेट नहीं करते हैं, वेस्ट एशिया के यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों में भी जाते हैं। तो अभी यूएई में इंडिया का पॉपुलेशन जो माइग्रेट होता है उसके लिए ज़रूरी है आपका एविएशन कनेक्टिविटी। लेकिन यूएई और इंडिया के बीच में जो भी एविएशन कनेक्टिविटी, जो भी पार्टनरशिप अभी के समय पे है, वो आपका जो नीड है उसको कैटर नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए क्या है, कैसे इंडिया और यूएई अपना जो एविएशन सेक्टर में पार्टनरशिप है उसको बढ़ा सकता है, कैसे फ्लाइट्स के नंबर को इंक्रीज कर सकता है, जैसे जो भी राइजिंग डिमांड है फ्लाइट्स की उसको कैसे मीट कर सकता है, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में क्या कर सके, लोग एक दूसरे के देशों में ट्रैवल कर सके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जा सके, जो भी फ्लाइट के पायलट हैं, जो भी एम्प्लॉय है, उनको कैसे और फर्दर ट्रेन किया जा सके, उनका नंबर इंक्रीज किया जा सके, उसी के बारे में यह आर्टिकल बात करता है। तो रीमॉडल करना है इंडिया यूएई एविएशन पार्टनरशिप, ताकि आपके फ्लाइंग में और सुविधाएं दी जा सके और नंबर बढ़ाई जा सके एयरक्राफ्ट की। ओके, तो उसी के बारे में सारी डिटेल्स इसमें दी गई है। तो अभी ये आर्टिकल आपको लग सकता है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये जब आर्टिकल आया है उसी के साथ हमने क्या किया है, बाकी जितने भी इसके साथ कॉन्सेप्ट जुड़ सकते हैं उनको जोड़ दिया है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डायस्पोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब उसके लिए अभी क्या होगा, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बात करता है अगेंस्ट डोमिनेशन। तो ये जो आर्टिकल है ये बात करता है स्पेशली आपका यूएस के बारे में, स्पेस सेक्टर के बारे में। तो कि कैसे स्पेस सेक्टर में यूएस का डोमिनेंस बढ़ रहा है। तो अभी आप आज के समय में देख सकते हैं कि स्पेस का जो रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्पेस रेस स्टार्ट कब से हुआ था, जब कोल्ड वार चल रहा था। तो ये रेस स्टार्ट हुआ था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर कि कौन स्पेस को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि जितने हाई टेक आपके टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी एक स्टेट, वो उतने ही ज़्यादा दूसरे देशों को अट्रैक्ट कर पाएंगी, अपने इकोनॉमी को, अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड को डेवलप कर पाएंगी। तो कोल्ड वार के समय तो जो वार था वो आपका एक आइडियोलॉजिकल वार था कि यूएसए अपना आइडियोलॉजी स्प्रेड करना चाह रही थी, अपना वर्चस्व फैलाना चाह रही थी, और वैसे ही यूएसएसआर भी उस वही चाह रहा था। तो इससे क्या हुआ था, एक आपका स्पेस कंपटीशन आ गया था। तो जैसे आप देख सकते हैं स्पुतनिक जो फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको भेजा था बाई यूएसएसआर। उसी के बाद यूएसए ने भी अपना स्पेस जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया, फिर चांद में पहला इंसान भेजा। तो वैसे क्या हुआ था, स्पेस का जो आपका कंपटीशन है वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी जो ये स्पेस है या फिर आपके ओशंस है या फिर आपके जो भी एरिया है जैसे अंटार्कटिक है, इन चीज़ों को एक वर्ड में क्या कहा जाता है, ग्लोबल कॉमन्स। तो स्पेस देन ओशन एटमॉस्फेयर, ये सभी क्या है, ग्लोबल कॉमन्स है। तो ये रिसोर्सेज जो है ये किसी एक देश की सोवरेनिटी में नहीं आते हैं, सोवरेन पावर के अंडर नहीं आते हैं। तो इन रिसोर्स को क्या करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है कि पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ये काम में आए, और इसके लिए क्या है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन इंश्योर करना जरूरी है।
ताकि इक्वली इन रिसोर्स से जो भी बेनिफिट आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, कोऑपरेशन लाया जा सके, पीसफुल यूज़ किया जा सके इनका। तो इसी के लिए क्या है आपका स्पेस गवर्नेंस के लिए डिफरेंट ट्रीटी साइन की गई, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो इसमें क्या है, ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है इसमें डिक्लेयर किया गया कि जो स्पेस है वो ऑल ह्यूमन काइंड्स का है। तो कोई देश उसमें अपनी नेशनल सोवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज मेरी है, ये जो भी सोलर सिस्टम है ये मेरा है, या फिर ये जो भी डिफरेंट गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, ये हमारी है। मतलब कोई एक देश क्लेम नहीं कर सकता, ये किसका है, पूरे वर्ल्ड का है, पूरे ह्यूमैनिटीज़ को ये बिलोंग करता है। उसके बाद आपका मून एग्रीमेंट हुआ 1984, क्योंकि उस समय मून का एक्सप्लोरेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो ये जो भी एग्रीमेंट है इसमें ये कहा गया कि ये ग्लोबल कॉमन्स है, इनमें आपका क्या करना है, हमें जो बेनिफिट है उसको शेयर करना है, कोऑपरेशन करना है। और देख सकते हैं ये सभी चीज़ें क्यों डेवलप हुई, क्योंकि कोल्ड वार के समय में आपका एक रेस कंपटीशन चल रहा था, यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर ये कंपटीशन को रोका नहीं जाता है तो क्या किया जाएगा, जो स्पेस सेक्टर है उसको कोलोनाइज कर लिया जाएगा बाय द पावरफुल कंट्रीज, जो कि बिलोंग करता है पूरे दुनिया को। लेकिन क्या हुआ, कोल्ड वार के बाद ऐसे आपका कोल्ड वार के समय ही कोलाबोरेशन स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद कोलाबोरेशन कंप्लीटली चलते रहा। लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स का आपका इमर्जेंस हुआ है, जैसे स्पेस एक्स है बाय एलॉन मस्क, ब्लू ओरिजिन है, फिर आपका फायर फ्लाई एरोस्पेस है। तो अभी प्राइवेट सेक्टर क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इससे अभी क्या है, स्पेस का कॉमर्शियलाइजेशन नहीं होना है। स्पेस सेक्टर का अगर कॉमर्शियलाइजेशन हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला गया, तो इससे क्या होगा, आपका जो बेनिफिट है वो ह्यूमैनिटी के लिए एंश्योर नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए क्या है, अभी आपका जो स्पेस सेक्टर है उसमें जो भी डिसीजंस ली जाती है उसको यूनिलैटरल नहीं करना है कि यूएसए का डोमिनेंस रहेगा या फिर चाइना का डोमिनेंस रहेगा, इसमें डोमिनेंस की बात ही नहीं आती है। इसमें एक क्या है, मल्टीलैटरल पॉलिसी लेना है, मल्टीलैटरल स्पेस गवर्नेंस एंश्योर करना है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो आने वाले समय में अगेन क्या होगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इन जनरल क्वेश्चन पूछेगा कि क्या स्पेस को आपका कोलोनाइज करना या फिर यूनिलैटरल डिसीजन लेके किसी का डोमिनेंस एंश्योर करना सही है या नहीं है। ओके, उसी के बारे में ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो अभी ये प्राइवेट सेक्टर का रोल भी जैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से क्या है, ये इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कॉरपोरेट एंट्री के बाद ही ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। तो कॉरपोरेट का एंट्री एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके पास आपके पैसे, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको इंश्योर करना है कि वो कोलोनाइज ना करे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें कैसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है वो इसमें दिया गया है। इसी के साथ आपका कैसे वे फॉरवर्ड लिखना है, आपका स्पेस जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को एंश्योर करना है, स्पेस सस्टेनेबिलिटी को एंश्योर करना है। तो यही सब आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग जेंडर बजटिंग। तो जो जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट है वो आया था आपके जो यूनियन बजट था 2005-6, उसमें ये टर्म कॉइंड हुआ था। लेकिन उससे पहले भी अर्ली मेंशन 2001 में हो गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लेकिन यूनियन बजट में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था इन 2005। तो अभी जेंडर बजट होता क्या है, मतलब जो हमारा जनरल बजट है उसी में जो वुमेन के लिए जो स्पेंडिंग किया जाएगा उसमें अगर स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाने लगा तो उसी को कह दिया जाएगा जेंडर बजट, कि हम जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, अर्थात वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हम इनपुट कितना डाल रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है। तो वही है जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजट, ये आप ऐसे मत समझिएगा कि ये डिफरेंट बजट है, ये बजट के अंदर ही आपका वुमेन स्पेसिफिक स्कीम जो है या फिर डिफरेंट स्कीम में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितने खर्चे किए गए हैं उसको दर्शाता है। ओके, तो आपके बजट में भी क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जेंडर बजटिंग में। जैसे पार्ट ए होता है जिसमें 100% एलोकेशन होता है, जो स्कीम क्या है स्पेशली वुमेन और गर्ल्स के लिए है।
जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, फिर पार्ट बी में वो स्कीम होते हैं जिसमें एटलीस्ट मिनिमम 30% तो खर्चा ही जाता है, अप टू 99% तक ये हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ICDS का जो स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो उसमें आपका मदर और गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ओवरऑल मतलब चाइल्ड में फोकस किया गया है, लेकिन चाइल्ड में भी गर्ल्स एंड वुमेन्स में ज़्यादा फोकस किया गया है। फिर आपका पार्ट सी में जो अदर स्कीम है जो वुमेन को इम्पैक्ट कर रही है, जैसे एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन में भी क्या किया जाता है, स्पेशली वुमेन के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वुमेन का जो एनरोलमेंट है, गर्ल्स का जो एनरोलमेंट है वो कम है। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, डायरेक्ट एम्पावरमेंट होता है, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा जाता है कि अगर वुमेन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा तो वुमेन का जो प्रोडक्टिविटी है, जो टैलेंट है, वो इन्हांस होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा। और IMF ने भी कहा है कि हमारी जो 48% महिलाएं हैं, उनका अगर फुल पोटेंशियल को इकोनॉमी में इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा GDP बाई 27% इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप क्या है एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। प्लस आपका जो एड्रेसिंग जेंडर गैप, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो जेंडर का गैप देखा जा रहा है मेन वुमेन के बीच, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बाकी इसमें क्या चैलेंजेस है जेंडर बजटिंग में, लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, इनकॉन्सिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है, इनसफिशिएंट फोकस ऑन सिस्टमैटिक इश्यूज़ है। तो इन सभी चीज़ों को हमें दर्शाना होगा। फिर आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड वे फॉरवर्ड में पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है, डेटा फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंश्योर करना है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी रहेंगी। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि वुमेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। एनवायरनमेंट, वुमेन, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, चाइल्ड एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी, तो ये सभी चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये थीम वाइज आपको पढ़ना है। वुमेन रिलेटेड कोई भी चीज़ें पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में काम में आ जाएगी। एनवायरनमेंट रिलेटेड, फिर आपके फेडरलिज्म रिलेटेड, तो आपको क्या है चीज़ों को थीम वाइज देखना ज़रूरी है। ओके, और जब भी चीज़ों को थीम वाइज देखेंगे तो जैसे हम आपका इसमें देख सकते हैं कि फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके, ये सभी चीज़ों को आपको देखना है कि एक जो चीज़ होता है ना, एक जो टॉपिक होता है, उसका सिर्फ आपका एक सिंगल एस्पेक्ट नहीं होता है, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसका सोशल एस्पेक्ट, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, ओके, सारे एस्पेक्ट को आपको निचोड़ के देखना होता है। जैसे एक इंसान सिर्फ इकोनॉमिक इंसान नहीं है, वो एक पॉलिटिकल इंसान भी है। ओके, उसके पॉलिटिकल थॉट भी रह सकते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक थॉट्स भी रह सकते हैं, उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ भी रह सकती है, अनएथिकल वैल्यूज़ भी रह सकती है, सोसाइटी उसको इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक जो आप कोई भी टॉपिक देखते हैं, कोई भी एंटिटी को समझते हैं, तो उसमें आपको सारा जो डायमेंशन है उसको समझना जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डिजाइनिंग इंडियाज AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट। तो इंडिया का AI सेफ्टी को इंश्योर करना है, क्योंकि AI क्या है आपका सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ करता है। जैसे मॉफ्ट वीडियोस बनाना, फोटोज़ निकालना, या फिर आपका डीप फेक निकालना। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके AI में देखी गई है। साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड होना, फिर आपके डिजिटल अरेस्ट होना, तो AI का इस्तेमाल करके ये सभी जो आपके क्राइम है या फिर जो सेफ्टी है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो आर्टिकल है ये AI सेफ्टी के बारे में बात करता है कि कैसे इंडिया जो AI का सेफ्टी है उसको इंश्योर कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे देश में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, आपके अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच, फिर रिच एंड पुअर पॉपुलेशन के बीच, ओके, फिर लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन के बीच। तो AI सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो इसमें इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है बाय गवर्नमेंट वो होना ज़रूरी है, सोसाइटी का अवेयरनेस होना ज़रूरी है, जो इकोनॉमिक आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक है, आपके सर्विसेज सेक्टर है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इनमें AI का सेफ्टी इंश्योर करना ज़रूरी रहेगा, ताकि AI से हम बेनिफिट ले सकें, हमारा लॉस ना हो, हमें सेफ्टी रहे। तो उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसी के साथ अभी जो ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन है, फिर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, फिर जो रिसेंट पेरिस AI समिट है, तो ये सभी चीज़ें AI सेफ्टी को लेके क्या गाइडलाइन देती है या फिर क्या डिस्कशन इसमें हुआ है। ओके,
सो कैसे हम एथिकली एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबली एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यूटिलिटेरियन का जो पर्सपेक्टिव हो वो कैसे इस्तेमाल होता है कि आपको मैक्सिमाइज करना है एआई सेफ्टी को ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो सके और मिनिमाइज करना है हार्म को। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है व्हाट आर द इश्यूज अराउंड डीलिमिटेशन। तो अभी डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन के जरिए क्या होता है, आपका देश में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे आज के समय पे 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज, और स्टेट में स्टेट वाइज वो वेरी करती है। तो ये जो इनिशियल एक्सरसाइज है कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 61, 71। और ये किसके बेस में होता है? हमारा जो सेंसस होता है वो 10 साल में एक बार होता है। तो 1951 में जब सेंसस हुआ तब डिलिमिटेशन हो गया, फिर 61 में हुआ तब डिलिमिटेशन हो गया, 71 में हुआ तब डिलिमिटेशन हो गया। जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया आपका कॉन्स्टिट्यूंसीज का नंबर बढ़ते गया क्योंकि पॉपुलेशन के वाइज, जैसे आपका फॉर एग्जांपल 10 लाख पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर एक एमपी रहेगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो उसको बांटना पड़ेगा फिर। तो ये एक्सरसाइज 1971 तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसको फ्रीज कर दिया गया कि 1971 के बाद आपका डीलिमिटेशन तो होगा, लेकिन डीलिमिटेशन में सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, इंटरनल एडजस्टमेंट ही किया जाएगा। तो 71 के बाद इसको रोका क्यों गया? क्योंकि आपका जो स्टेट थी वो एनकरेज्ड हो गई थी कि पॉपुलेशन को बढ़ाना है, तभी सीटें बढ़ेंगी, तभी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, तभी जो पॉलिटिकल आपका जो से है बाय द स्टेट्स वो बढ़ेगा। क्योंकि जो एमपी होती है स्टेट से ही तो जाती है, तो जिस स्टेट से जितना ज़्यादा एमपी सेंटर में उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए क्या किया गया, पॉपुलेशन जो आपका बढ़ रहा था उसको डिस्करेज करने के लिए 71 के बाद इसको फ्रीज कर दिया गया। और इसको ये 71 के बाद ये मेंशन किया गया कि अंटिल 2026 आपका इसको पोस्टपोन रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं होगा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अगर सीटें बढ़ानी है तो वो अंटिल 2026 नहीं होगा, 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसी के बाद इसको बढ़ाया जाएगा। तो अभी 2026 आने वाला है और हमारा जो सेंसस होने वाला था 2021 को वो नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो अभी नेक्स्ट जो भी सेंसस होगा उसके बाद आपका डिलिमिटेशन होगा और उसमें 543 सीट से ये बढ़ने की संभावना है और बढ़ेंगी। तो अभी इसमें क्या है, जो साउथ के स्टेट है वो चिंता जता रहे हैं, क्योंकि साउथ के स्टेट फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है। और जो नॉर्थ की स्टेट है उनके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है। तो अभी अगर डिलिमिटेशन होता है सोनली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन इंक्रीज, तब क्या है, नॉर्थ के स्टेट की जो डोमिनेंस रहेंगी पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिलिमिटेशन से उनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए साउथ की स्टेट क्या है, ये चिंता जता रही है। तो इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही क्या होता है, देश में सेंसस होता है बाय रजिस्ट्रार जनरल। तो अभी इसीलिए क्या है, होम मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन दिया है कि जो सीट है कम तो नहीं की जाएगी और जो बढ़ाई जाएंगी उसमें भी क्या करेंगे, वो कोई प्रोपोर्शनेट प्रिंसिपल रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका साउथ के स्टेट को उनके सीट में उनमें बढ़ोतरी भी होगी और उनका जो पॉलिटिकल एक जो फेडरलिज्म में एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो भी मेंटेन किया जाएगा। लेकिन अभी ये देखा हो जाना होगा कि इसको कैसे किया जाएगा। तो ये आने वाले समय के लिए ये ज़रूरी रहेगा। तो हमें ये ट्रैक करते रहना होगा कि डेवलपमेंट कैसा रहेगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। बाकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है डिलिमिटेशन के लिए, आर्टिकल 82 में कहा गया है और 81 में कहा गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा। आर्टिकल 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और आपका जो 42nd एंड 84th अमेंडमेंट है उसने पोस्टपोन किया था डिलिमिटेशन को, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1970, आपका मुझे जितना ध्यान है 76 में, तो उसमें ये कहा गया था कि जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना है और उसको पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज करने के लिए डिलिमिटेशन को पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ यूएस ताइवान रिलेशन। तो अभी ताइवान क्या है, आपका चाइना के बगल में एक देश है, लेकिन ताइवान को लेके
अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी ताइवान का केस ऐसा है कि इसको समझने के लिए आपको 1949 से पहले डिस्कस करना होगा। 1949 से पहले जो इम्पेरियल पावर थी चाइना में, उसके अगेंस्ट दो पार्टी लड़ रही थी। एक था आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और एक था आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने क्या किया, 1949 में जीत हासिल की और चाइना को कम्युनिस्ट चाइना बना दिया। लेकिन जो डीआरसी थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, जो इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट थी एज वेल एज कम्युनिस्ट पार्टी के भी अगेंस्ट थी, जो चाइना में रूल कर रही है अभी के समय, तो डीआरसी जाके कहाँ सेटल हो गया, ताइवान में सेटल हो गया। ताइवान में सेटल हो गया और इसने कहा, डीआरसी ने कहा कि ये ओरिजिनल चाइना है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जो ग्रेटर चाइना में है, उसने कहा कि चाइना हम हैं और ताइवान एक पार्ट है चाइना का। तो चाइना वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जिसमें ताइवान चाइना का है, ये चाइना बताता है। और इसीलिए क्या है, चाइना अलग देशों को भी डिप्लोमेटिकली प्रेशर देता है कि जो भी चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, वो पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना होगी, चाइना का वन चाइना पॉलिसी को रिकॉग्नाइज करना होगा। ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये मुद्दा था। लेकिन अभी क्या है, ताइवान को इसीलिए क्या है, लगभग सिर्फ 10-12 देश ही आपका रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन देते हैं कि एक ये देश है बोल के, और बाकी देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यूएसए भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि ये एक सेपरेट नेशन है। जो चाइना का वन चाइना पॉलिसी है उसी को सपोर्ट करता है। लेकिन यूएस का जो रिलेशन है विथ ताइवान, वो चाइना से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ताइवान क्या है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ताइवान का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो सपोर्ट करता है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को। सेकेंडली, ताइवान का जो लोकेशन है, वो आपके जो भी इम्पोर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको प्रोवाइड करता है। और तीसरा क्या है, जो चाइना का कम्युनिस्ट रेजिम है उसको आपका अपोज करता है। तो इसी के लिए क्या है, ये यूएस का जो इंटरेस्ट है उसके साथ अलाइन करता है। तो इसीलिए यूएस क्या करता है, ताइवान के साथ आपका इनफॉर्मल रिलेशन मेंटेन करते आया है। और जब भी चाइना को ऑफेंड करना होता है तो ताइवान को रिकॉग्निशन देने की बात कर देता है कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया जाएगा, या फिर ताइवान का जो डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम है उसमें इसका आपका मेंबरशिप इंश्योर किया जाएगा बाय यूएसए। तो ये चीज़ें क्या करती है, टेंशन क्रिएट करती है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, क्योंकि ताइवान को सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई यूएसए ही करता है और यूएसए ही ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए ताइवान एक छोटा देश होते हुए भी वो बहुत ही प्रोटेक्टेड है और चाइना के नज़दीक होते हुए भी ये प्रोटेक्टेड रहता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर क्या है, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है कि जो आपके डिफरेंस है इन स्पेशीज अक्रॉस कंटिनेंट। तो आपके 7 कंटिनेंट है। तो पहले तो ये 7 कंटिनेंट या फिर 5 ओशन को समझने से पहले आपको समझना होता है आपका जो पूरा ज्योग्राफी है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये जो पूरा आज का हमारा ज्योग्राफी है या फिर जो भी आकार है अर्थ का, वो एक था जिसको पेंजिया नाम से जाना जाता था। फिर एक ओशन हुआ करता था पेंथालासा। उसके बाद आपका क्या हुआ, धीरे धीरे आपका प्लेट का ड्रिफ्टिंग हुआ। ड्रिफ्टिंग में जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, क्योंकि नीचे जो स्टेनोस्फेयर में लावा है उसकी वजह से आपके क्या कर रहे हैं, जो प्लेट से वो आपके ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और ड्रिफ्ट करते करते क्या हुआ, पेंजिया से आपका 2 कंटिनेंट हो गया। एक आपका यूरेशिया जो नॉर्थ पार्ट में है और एक हो गया गोंडवाना जो साउथ पार्ट में है। और गोंडवाना के ही क्या है, पार्ट है आपके जो डिफरेंट नेशन है, जैसे आपके अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, फिर इंडिया भी गोंडवाना का ही पार्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया भी फर्दर क्या है, गोंडवाना पार्ट से डिफरेंट होके एक अलग कंटिनेंट में तब्दील हो गया जिसको कहा जाता है ओशनिया। तो अभी ये जो भी आपका डिफरेंस क्रिएट हुआ, जो भी प्लेट का आपका ड्रिफ्टिंग हुआ, ये ड्रिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ, जो भी आपके डिफरेंट स्पेशीज थी, डिफरेंट फोना थी। फ्लोरा मतलब हो गया आपका पेड़ पौधे, और फोना जो एनिमल स्पेशीज है। तो इन एनिमल स्पेशीज में भी क्या है,
आपके डिफरेंस आने लगी, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में डिफरेंट एनिमल स्पीशीज आपकी ग्रो करने लगी, और इनमें सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक समय में आप जो भी आपके फोसिल्स है वो आपके जो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे आपका साउथ अमेरिका में जो फोसिल्स पाया जाता है वो आपके अफ्रीकन कंटिनेंट में भी पाया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें स्पेशली आपका एशिया प्लस ओशनिया का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन आप फर्दर ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इससे आपको पूरा ज्योग्राफी समझ में आ जाएगा कि कैसे कंटिनेंट का ड्रिफ्टिंग हुआ, ड्रिफ्टिंग होके कैसे इसका यूरेशिया एंड गोंडवाना हुआ, फर्दर कैसे 7 कंटिनेंट बने, एक ओशन से कैसे बहुत सारे ओशन बन गए। ओके, ओशन तो एक ही था, जब प्लेट ड्रिफ्ट हुई तो ये पार्ट पार्ट में डिवाइड हो गया और उसी से आज 5 ओशन बना है। तो उसी के बारे में ये पूरा डिटेल में बात करता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें स्पेशली आपका एशिया और जो ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज़ है उसके बारे में डिफरेंस दर्शाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो अभी बताया, आइलैंड फॉर्मेशन, तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना जरूरी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक बात करता है कश्मीर यूनिवर्सिटी हैज़ अ प्लान टू हेल्प फार्मर्स मैनेज अ ड्राई समर। तो अभी जो जम्मू कश्मीर का रेनफॉल है वो लगभग 80% तक कम हो गया है। 80% डेफिसिट देखा जा रहा है रेनफॉल में, अराउंड 80%। तो अभी रेनफॉल की डेफिसिट की वजह से ये सीधा सीधी इम्पैक्ट करेगा लोगों के लाइवलीहुड में। लाइवलीहुड में मतलब स्पेशली एग्रीकल्चर में। तो इसी के लिए अभी क्या है, जो आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी है ये उसके ऊपर फार्मर्स कैसे ड्राई समर को मैनेज कर सकते हैं, आने वाला जो खरीफ सीजन होगा उसमें पैडी कल्टीवेशन या फिर आपका हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको कैसे टेकल किया जा सकता है बाय इंश्योरिंग आपके ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप या फिर स्मार्ट या फिर रेजिलियंट क्रॉप को डेवलप करके। फिर इरिगेशन जो है, माइक्रो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन, माइक्रो में आपका ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो इन चीज़ों को इंश्योर करके सॉइल का क्वालिटी कैसे मेंटेन किया जा सकता है ताकि आपकी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको मैनेज किया जा सके, तभी फार्मर्स का जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्पेशली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल दिया गया है, वो भी जम्मू कश्मीर को लेके। तो अभी क्या है, इसमें जम्मू कश्मीर आपके लिए एक केस स्टडी हो गया। तो ऐसा जो जम्मू कश्मीर जो इम्पैक्ट कश्मीर में जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है, ये इम्पैक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही सीमाबद्ध नहीं है, ये इंडिया के डिफरेंट रीजन में ऐसा सिमिलर इशू देखा जा रहा है। तो इसके लिए इसमें जो सुझाव रहेंगे ना, वो आप ऑल इंडिया लेवल में भी आप जो भी इन जनरल क्वेश्चन बनेगा उसमें आप ये सुझाव दे सकते हैं। ओके, तो आप मत सोचिएगा कि आपका ये आर्टिकल सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं क्यों पढ़ूं, क्योंकि इसको हमने इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये ही आज का डिस्कशन का आखिरी आर्टिकल था, और इसी के साथ अगेन जो एडमिशन है उसका अनाउंसमेंट मेंशन किया गया है। तो इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा और फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अलविदा।